की बात करें तो आई थिंक 130 135 तक के भाव आपको इस ऑप्शन में 2650 के कॉल ऑप्शन में एसआरएफ के देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एसआरएफ में एक अपॉर्चुनिटी 2650 के आसपास तक की तेजी का कॉल लेकर चलना है। बेग पार्डन 8755 के आसपास है, यहाँ पर तेजी और जोर पकड़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक चीज आप गौर करें, भारतीय बाजारों में मोमेंटम अच्छा खासा तेजी का बना हुआ है। इसके सामने वेरी क्विकली ग्लोबल तस्वीर कैसी खड़ी है वो भी एक बार जायजा ले लेते हैं। याद रखिएगा, एक दिन लेबर डे की छुट्टी के बाद अब जो अमेरिकी बाजार हैं वो कारोबार में उतरेंगे और डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा है कि शुरुआत उनकी मजबूत रहेगी। लास्ट मैंने चेक किया था, करीब 216 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली थी। जो इस समय का ताजा हाल है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, करीब 160-158 अंकों के बढ़त पर डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 100.2 पर ट्रेड करता हुआ। तो ये ग्लोबल तस्वीर है आपके लिए, और यूरोपीय बाजार भी हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईदर वेज आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भारतीय बाजार, अगर आप हमारे ग्लोबल पीयर्स से इसका कंपैरिजन करें, इसकी तुलना करें, तो भारत के निफ्टी ने दरअसल आउट परफॉर्म किया है डाउ को या फिर आपके यूरोपीय मार्केट्स को। और ये आउट परफॉर्मेंस एक और चीज दिखा रहा है कि भारत में जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और इतना बड़ा है कि अब देश में डीमैट की क्रांति की एक झलक देखने को मिल रही है। पिछले 4 महीनों का ही डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इसमें 22 लाख से ज्यादा डीमैट खाते खुले हैं। नया कीर्तिमान बनाते हुए डीमैट खातों की जो अब संख्या है वो 10 करोड़ के पार निकल गई है। प्री कोविड एरा में यानी कि 2019 में यह आंकड़ा 4 करोड़ के आसपास हुआ करता था। अब यह आंकड़ा सितंबर 2022 में 10 करोड़ के पार निकल गया है। क्या मायने हैं इन नंबर्स के? हमारे साथ आईआईएफएल सिक्योरिटीज के सीईओ रिटेल संदीप भारद्वाज है। मिस्टर भारद्वाज, स्वागत है आपका। एक तो कोविड काल में हमने देखा था लोग घर पे बैठे थे तो कई सारे डीमैट अकाउंट खुले, कई लोग ट्रेडिंग के लिए उतरे और वहां पर पैसा बना। अब यहां पर हम जो देख रहे हैं 10 करोड़ का जो कीर्तिमान हासिल हुआ है, ये प्राइमरीली रिटेल क्लाइंट्स है, राइट? जो आप जैसी कंपनियों के पास आ रहे हैं, आपके पियर्स के पास आ रहे हैं। नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने बोला कि ये आई थिंक इंडियन इकोनॉमी में इतना बड़ा कीर्तिमान, अगर आज इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये रिटेल इन्वेस्टर एक बहुत बड़ा भी कारण है। आज अगर आप कोविड से पहले ये नंबर जो 4 करोड़ था, आज ये 10 करोड़ पे स्टैंड करता है। ये भी दर्शाता है कि आज कस्टमर्स का बिलीफ जो इक्विटी मार्केट में आया है, क्योंकि पहले क्या था, जब आदमी फिक्स डिपॉजिट में बिलीव करता था कि मुझे रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है, बट आज अगर हम बाकी सारे फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की रिटर्न देखते हैं तो वो रिटर्न भी साइजेबली कम हो गई है। और इक्विटी की कंसिस्टेंट रिटर्न अगर 10 साल की लास्ट 10 साल की एवरेज रिटर्न देखते हैं तो वो एक फिक्स्ड इनकम के कंपैरिजन में खाली इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती है, बट ऑल्सो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में सहायता करती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जहां पे रिटेल इन्वेस्टर का रुझान इक्विटी जैसे प्रोडक्ट्स के लिए आया। अब मैं आता हूँ डीमैट अकाउंट में। नॉर्मली हम देखते हैं कि डीमैट अकाउंट आपको क्यों चाहिए। हिस्टोरिकली डीमैट अकाउंट आपको चाहिए होता था ट्रेडिंग करने के लिए, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, आपको डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करना है, या आपको इक्विटी स्टॉक खरीद के अपने अकाउंट में रखना है। बट ऑफ लेटली म्यूचुअल फंड एक ऐसा एरिया है जो आई थिंक लोगों ने फोकस नहीं किया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी काफी कुछ ना डीमैट अकाउंट के थ्रू हो रहा है। जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की सहायता से आज आपका ऑनबोर्डिंग बहुत आसान हो गया है, आपका डिस्कवरी बहुत आसान हो गया है, आप क्या खरीदना चाहते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो गई है। तो जब आज आप लास्ट 12 महीने का म्यूचुअल फंड का एसआईपी का इन्फ्लो आप मंथ ऑन मंथ देखिए, दैट इन्फ्लो इज ग्रोइंग, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट करेक्शन, वो इन्फ्लो कभी कम नहीं हुआ। म्यूचुअल फंड कस्टमर्स मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका डीमैट अकाउंट एक बड़ा रीजन है कि ये सारे लोग आज डीमैट अकाउंट के थ्रू अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो इक्विटी स्टॉक हो। सो मैं मानता हूं कि ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा गोल्डन एरा है, जहां पे आज हम 10 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स के साथ खड़े हैं। मेरा फिर अगला सवाल आप ही की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स
इसमें से कोई आइडिया कितने लार्जली एक्टिव हैं, कितने एक्टिव ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं? दूसरा, आप लोगों के लिए वॉल्यूम कितना बड़ा है? एंड इट परहैप्स आपके लिए इजी होगा ये बताना कि प्री कोविड एरा में उन 4 करोड़ अकाउंट्स के साथ वॉल्यूम कितना होता था और इन 10 करोड़ अकाउंट्स के साथ वॉल्यूम कितना बड़ा है रिटेल निवेशकों का? से एक तो हमको देखना पड़ेगा कि यूनिक अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो इन 10 करोड़ अकाउंट्स के अंदर मेरा मानना है क्लोजली 50 to 60% अकाउंट्स यूनिक हैं। यानी एक डीमैट अकाउंट, एक कस्टमर में भी आज 2 डीमैट अकाउंट होल्ड कर रहा है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी इवोल्यूशन हुआ है, काफी डिस्काउंट ब्रोकर्स, काफी नए ब्रोकर्स इंडस्ट्री में आए और कोविड के दौरान काफी प्रमोशन भी बहुत हुआ। आई थिंक जिस हिसाब से ब्रोकिंग इंडस्ट्री ने पहली बार टीवी का सहारा लिया, पहली बार प्रिंट का सहारा लिया, जहां पे लोगों को पता लगा डीमैट अकाउंट क्या है, उसके साथ साथ काफी डिस्काउंट, फ्रीबीज, लॉट ऑफ थिंग्स वर टॉक्ड अबाउट। सो जिसने लोगों को एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जो नई नई सर्विसेज के साथ आए, नए नए फीचर्स के साथ आए, तो उसके साथ लोगों ने 2 डीमैट अकाउंट भी खोले। तो मेरा ये मानना है कि आज अगर मैं एक्टिव डीमैट अकाउंट की बात करूं तो लार्जली 50% डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और एक मैं और दूसरा नंबर देखूं, जो डीमैट अकाउंट में असेट, यानी आज किसी के पास अगर 10,000 रुपए का एवरेज वैल्यू है तो करीब करीब 30% ऐसे डीमैट अकाउंट है 10 करोड़ में से जिसमें 10,000 से ज्यादा का वैल्यू होगा। और अगर मैं म्यूचुअल फंड के कस्टमर्स का बेस की बात करूं तो आज 3.5 करोड़ करीब करीब म्यूचुअल फंड के कस्टमर हैं। तो जो दर्शाता है कि आज क्लोजली 3.5 से 4 करोड़ ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए से ज्यादा का असेट वैल्यू उनके डीमैट अकाउंट में है। तो अगर डेली ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें तो क्लोजली 5 करोड़ कस्टमर होने चाहिए और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो क्लोजली 3.5 से 4 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर होने चाहिए जो एक्टिव हैं। संदीप जी, अच्छा एक बताइए, जब से ये मार्जिन रेगुलेशंस काफ़ी सेबी ने स्ट्रॉन्ग किए हैं उसके बाद चर्निंग कितनी कम हो गई है, चर्निंग का ट्रेंड क्या रहा है? दूसरी बात, ऑप्शंस कितनी ब्रोकरेज जनरेट कर रहे हैं? अब देखिए डीमैट अकाउंट खुल रहा है, बड़ी बात है, अच्छी बात है। मैं 3 प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा, चर्निंग कैसी रही है, ऑप्शंस कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आपके लिए, और अगर डाउन द लाइन 3 मंथ और 4 मंथ और 6 मंथ के बाद अगर हमारा प्राइमरी मार्केट फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है तो आपको लगता है कि एक बार और इस तीव्रता में, मतलब जो डीमैट खुलने की अगर आप देखें जो तीव्रता है वो बढ़ेगी काफ़ी? इसको मैं 2 तरीके से देखता हूं कि आज अगर आप 100 क्लाइंट ट्रेड करते हैं तो उसमें से नॉर्मली 40% क्लाइंट डिलीवरी में ट्रेड करते हैं और 60% क्लाइंट डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। बट ये जो 60% क्लाइंट डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं ये 98% वॉल्यूम करते हैं, बिकॉज डेरिवेटिव का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आज हम जो एक्सचेंज पे डेरिवेटिव का वॉल्यूम देखते हैं वो करीब करीब 60% कस्टमर्स के द्वारा होता है। बाकी का 40% क्लाइंट आपका डिलीवरी या कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं। उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में आज ब्रोकर्स की रेवेन्यू जनरेट होती है। तो आज किसी भी ब्रोकर के लिए मैक्सिमम रेवेन्यू में डेरिवेटिव का अच्छा खासा योगदान है, आप उसको दरकिरार नहीं कर सकते हैं। एंड डिलीवरी जिस हिसाब से आज नए ऑप्शंस आए हैं जिसमें डिलीवरी 0 से लेके पर ऑर्डर से लेके बहुत ही मिनिमम परसेंटेज के अंदर हो गई है, तो वो भी एक योगदान, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि डेरिवेटिव का बड़ा योगदान है। सेकेंड थिंग, आज हम टोटल टर्नओवर की बात करते हैं। आज कोविड से पहले और आज कोविड के बाद की बात करें तो टर्नओवर में बहुत बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सिर्फ डेरिवेटिव का, अगर कैश का टर्नओवर देखेंगे तो कैश का टर्नओवर गिरा है और डेरिवेटिव का टर्नओवर बढ़ा है। अब नए कस्टमर जब हम देखते हैं, नए कस्टमर जब आते हैं तो नया कस्टमर का जब मैं ट्रेंड देखता हूं तो आज नए कस्टमर में ज्यादा रुझान उनका डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तरफ होता है विज़ बिल्डिंग अप पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन। अगर हम फ्यूचर की बात करें कि हम फ्यूचर कैसे देखते हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हम अगले 10 करोड़ अकाउंट कब ऐड करेंगे या कितने महीनों में ऐड कर लेंगे, बट मैं ये देखता हूं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज 10 करोड़ में मेरा करीब 3-3.5 करोड़ कस्टमर ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जिनके पास 10,000 की AUM है, या 40% क्लाइंट ऐसे हैं जो ट्रेडिंग में एक्टिव है। ये नंबर ही इतना कम है कि अगर यहाँ पे भी अगर 100% की ग्रोथ होती है विद इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ 10 to 15% इन डीमैट अकाउंट होल्डर, वो नंबर ही अपने आप में इतना बड़ा है जिसकी वजह से ब्रोकिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ सिग्निफिकेंट होगी। आज पैन कार्ड होल्डर इंडस्ट्री के अंदर करीब 60 करोड़ है। मैं इसका संदीप जी 30% लोग भी अगर डीमैट अकाउंट में आते हैं
जिसका प्रोडक्ट शायद म्यूचुअल फंड भी हो सकता है या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट भी हो सकता है। तो आने वाले आई थिंक 2030 तक ये नंबर क्लोजली 15 करोड़ के आसपास हो सकता है, 15 करोड़ से 17 करोड़ के आसपास हो सकता है। जय संदीप जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा समय की कमी है सर, वरना इस सब्जेक्ट पे थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते। बहुत बहुत शुक्रिया अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए। और इन माइलस्टोन्स पे अगर आप देखें, इन हिस्टोरिकल नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट्स की ओपनिंग के बाद आपका व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। लौटते बाजार पे एक बार फिर से, इट्स निफ्टी अगर आप देखें तो इस वक्त करीब करीब 17,693, यानी उसी धुरी को, उसी एज को, उसी अगर आप देखें जोन को पकड़ के चल रहा है। सीमेंट स्टॉक्स को दिख रहा हूं मैं, एक अच्छा मूव आ रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले मानस जी का FNO सुपरस्टार चार का चौका के अंतर्गत क्या है समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अगली ट्रेड्स पे जाएंगे। मानस जी, आपके सौजन्य से क्या आ रहा है इस वक्त? देखिए, मेटल में कहीं ना कहीं अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मेटल काउंटर्स ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जिंदल स्टील की बात कर लीजिए या सेल की बात कर लीजिए, मॉर्निंग में मैंने JSW स्टील की बात की थी। अब लेकिन आपको टाटा स्टील पे ध्यान देना है। देखिए, टाटा स्टील ने 105 104 की रेंज में बॉटम बना लिया है और अब स्टॉक तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए। और अगर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होंगे तो कम से कम 113 115 तक के भाव आपको जरूर टाटा स्टील में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक बिल्कुल छोटा टारगेट सेट करिए, 111 रुपए के टारगेट के लिए टाटा स्टील में खरीदारी करिए 106 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर 108 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, 4 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आपको 3 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखे, 6 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करने हैं, तो टाटा स्टील में खरीदारी करनी रहेगी। तो ये हुआ आपका FNO का सुपरस्टार टाटा स्टील का शेयर। लेकिन वीरू, मुझे लगा अब CDSL ब्रोकरेज काउंटर्स पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि CDSL जो एक समय मुझे याद है ये कोविड काल में हर रोज नई ऊंचाई छू रहा था। 1331 के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर आज करीब 3% ऊपर है। इसके अलावा अगर आप ब्रोकरेजेस पर भी ध्यान दें तो इस डेटा का फायदा कहीं ना कहीं इनको मिलना चाहिए। उस पर एक मैं क्विक चेक ले लेती हूँ। हमारे साथ गौरव बिस्सा जुड़ गए हैं। गौरव, CDSL पर हाल फिलहाल क्या नजरें गई हैं? हम अभी डिस्कस कर रहे थे इंडिया इन्फोलाइन के रिटेल CEO दरअसल संदीप भारद्वाज से कि किस तरह का वॉल्यूम एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 10 करोड़ का कीर्तिमान दरअसल डीमैट खातों के हिसाब से हमने हासिल किया है आज। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग है कि कैश से ज्यादा सब लोग डेरिवेटिव ट्रेड्स में इंटरेस्टेड है, यानी कि आप जैसे जानकारों के पीछे और आपकी फैन फॉलोइंग और बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में CDSL जैसा कैश स्टॉक, बताइए क्या व्यूज हैं इस पर? गुड आफ्टरनून अशरद जी। देखिए, हमारे वजह से इतना नहीं होगा, लेकिन जो आप इतने लोगों को जोड़ रहे हैं, इतनी अच्छी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो अच्छा आप एंकरिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो जो है वो बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम तो एक नॉर्मल लाइक लीफ रहते हैं। रही बात CDSL की, तो मैं कहूँगा कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ 31 मई 2022 इसका जो हाई बना था कैंडल का, उसको इसने अभी आज जाके जो है उसने क्रॉस किया है। तो कहने का मतलब यह है कि काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन फेज के बाद में 3 महीने के 2 से 2.5 महीने का कंसोलिडेशन था और यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल रहा है। अब अगर 3 या 4 दिन का आप देखेंगे डेटा, तो एक अच्छे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देखने मिल रही है। 20 SMA के ऊपर जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अब यहाँ पे एक्शन जो है वो शुरू हुआ है और CDSL में आपको और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। और जो इमीडिएट हर्डल आपको आएंगे वो तकरीबन आपको 1420-25 के, तो यहाँ से 100 से 125 पॉइंट की अपसाइड आपको CDSL में देखने मिल सकती है। इसके सिस्टर कंसर्न अगर आप देखें सिमिलर स्पेस में BSE, जो मेरा पिक भी रहेगा ट्रेडिंग के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे BSE और CDSL दोनों में एक अच्छा मोमेंट आपको देखने मिल सकता है। CDSL जैसे काउंटर्स पर नजर रखिए। ये जो डेटा डीमैट अकाउंट के बढ़ता डेटा हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, उसका फायदा इन कंपनियों को मिलेगा। और ऑफ कोर्स ब्रोकरेजेस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आज एंजल वन देखिए, स्टॉक 3.5% ऊपर है। चोला इन्वेस्टमेंट की हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन AB मनी जैसा ट्रेड देखिए, वहां पर भी करीब करीब आधे % तक के गेंस बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट इस पॉकेट में भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए अब थोड़ा सा गियर बदलते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स की जो काफी दिलचस्प है, जिनमें काफी एक्शन देखने को मिल रहा है और हम आपको बताएंगे यहां क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है का ये सेगमेंट एकदम एक्शन पैक्ड। हमारे साथ आज दरअसल एक खबर नहीं, वैसे 2-3 खबरें हैं। आपको दिखाई देंगे सुमित मेरे साथ स्टूडियो में, दिल्ली से लक्ष्मण रॉय और दिल्ली से दीपाली राणा भी मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत लक्ष्मण जी आपसे करते हैं। काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है और खासतौर से इस सेगमेंट में हम आपसे जोड़ रहे हैं। बताइए क्या चल रहा है।
वाकई मैं भी इस सेगमेंट में जुड़ने के लिए काफ़ी उत्सुक था, कई बार सोचा लेकिन मौका मिल नहीं रहा था। खैर आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा आईडीबीआई बैंक को लेकर के, क्योंकि आईडीबीआई बैंक में कई सारी चीज़ें चल रही हैं कि कब इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, क्या शर्तें होंगी। तो अब जो छनकर बातें निकल कर आई हैं, लगभग ठोस हो चुकी हैं, और जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, 4 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आईडीबीआई बैंक के लिए, विनिवेश के लिए। पहली बात कि सरकार और एलआईसी दोनों मिलकर के 60.72% अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, 60.72% अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। बता दूं कि सरकार और एलआईसी दोनों मिलाकर करीब 99.6% के आसपास हिस्सेदारी है। अब आप पूछें कि सरकार कितनी बेचेगी और आईडीबीआई कितनी बेचेगी, एलआईसी कितनी बेचेगी, तो बता दूं कि सरकार अपनी हिस्सेदारी जो है वो 30.48% बेच सकती है। 30.48% हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। फिलहाल सरकार की हिस्सेदारी 45.48% है। एलआईसी आईडीबीआई बैंक में अपना 30.24% हिस्सेदारी बेच सकती है, और फिलहाल एलआईसी की हिस्सेदारी जो है 49.24% है। तो ये रही बात कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी, लेकिन शर्तें भी इस बार बैंक में काफी अनूठी रहने वाली है। पहली शर्त तो ये रह सकती है कि पहले बता दूं कि हिस्सेदारी बेचने के बाद सरकार और एलआईसी दोनों पब्लिक शेयर होल्डर की भूमिका में रह सकते हैं। अब रही बात कि बोली लगाने वालों के लिए सरकार कंसोर्शियम में बोली लगाने की छूट दे सकती है, यानी 2, 3, 4 लोग मिल करके बोली लगाएं, इस बात का छूट उसमें मिल सकता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में। दूसरा कि आईडीबीआई बैंक के खरीदार को कुछ शर्तों के साथ ये कहा जा सकता है कि आगे चल के तय समय से बाद आप अपनी कंपनी के साथ इसको मर्ज कर सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, यानी खरीदार अगर सेम सेगमेंट का है, मर्ज करना चाहता है अपनी कंपनी से, तो उसकी छूट दी जाएगी। तीसरी चीज की कॉर्पोरेट हाउस या फिर कॉर्पोरेट हाउस किसी एनबीएफसी को प्रमोट कर रहा है तो इन दोनों को शायद बोली लगाने की छूट ना दी जाए। और आखिरी बात कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की शर्त सर्टिफिकेट लेना आरबीआई से आपको जरूरी होगा, तभी आप इसके सक्सेसफुल बिडर हो सकते हैं। ओके, तो फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट आरबीआई की ओर से आता हुआ दिखाई देगा। कॉर्पोरेट हाउस या कॉर्पोरेट हाउस प्रोमोटर वाली एनबीएफसी को बोली में हिस्सा लेने से मना किया जा सकता है। तो देखना होगा फिर आगे कौन से दावेदार आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दरअसल ये गाड़ी आगे तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पर टेक्निकली एक बार स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जैसे जैसे लक्ष्मण और डिटेल दे रहे थे, करीब 1% तक का मूव आने लगा था। गाबा साहब, आईडीबीआई बैंक चार्टिकली आप देखेंगे, फिर मैं मयूरेश से भी पूछूंगी इस नई डेवलपमेंट पर उनकी टिप्पणी क्या है। आईडीबीआई बैंक का जो चार्ट है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर लगता है कि लोअर लेवल्स पे करीब 35 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिर एक अपमूव तो मिला था, अब जो है रेस्ट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि नीचे तो आया है लेकिन ऊपर जाने के लिए इतना, ये 46 जब पार कर लेगा तो 55-60 का ये जोन है, वहां तक जा सकता है। तो अपमूव ऑन है आईडीबीआई बैंक में। यहाँ पर जब भी कोई मौका मिले खरीदने का, डिप्स का, खरीदना चाहिए, क्योंकि 40 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आईडीबीआई बैंक पर। ये लेवल्स पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा लक्ष्मण, ये जो कॉर्पोरेट हाउस या कॉर्पोरेट हाउस प्रोमोटर वाले प्रोमोटेड एनबीएफसी को पार्टिसिपेट करने से रोका जा सकता है, यानी कि वही कॉर्पोरेट शायद हिस्सा लेंगे जिनका कोई बैंक या फाइनेंस लाइसेंस नहीं है, क्या ये समझ पर लार्ज कॉर्पोरेट्स में तो सबका है। नहीं, दरअसल यहाँ पे जिनके पास बैंक लाइसेंस है उनकी बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल कॉर्पोरेट हाउस हैं उनको, जो बीच में मुद्दा एक उठा था, आरबीआई ने अपने कंसल्टेशन पेपर में मुद्दा उठाया था क्या कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंक लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए कि उसमें ये अटकलें चली जा रही थी कि शायद उस शर्त को यहाँ पे ढील दी जाए आईडीबीआई बैंक के मामले में, लेकिन यहाँ पे सरकार ने साफ कर दिया है, किया नहीं है कह दूं पहले, अभी सूत्रों से जानकारी मिली है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, जो संकेत रहे हैं उसके मुताबिक शायद कॉर्पोरेट हाउस को इसकी छूट ना दी जाए कि आप यहां सीधे तौर पर आकर के हिस्सा बोली में हिस्सा लगाएं। और एनबीएफसी अगर जिनका प्रोमोटर कॉर्पोरेट हाउस है, शायद उन एनबीएफसी को भी यहां पे रोकने की बात की जा सकती है। हालांकि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी नहीं आया है, बहुत जल्द चंद हफ्तों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी होने वाला है, तब जाके सारा कुछ बिल्कुल औपचारिक होगा। ये क्लैरिटी की जरूरत थी। मयूरेश, इसके मायने क्या होंगे फिर? क्या आपको लग रहा है अच्छा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेगा इसको? इट ऑल डिपेंड्स अर्शिता जी, क्योंकि आई थिंक काफी टू एंड फ्रो हो रहा है। बट एक चीज माननी पड़ेगी कि आई थिंक जो नतीजे में देख रहा था पिछले 5-6 तिमाहियों में, नतीजों में एक डेफिनेट इंप्रूवमेंट आया है। अगर आप जीएनपीएस की बात करें एज एन एग्जांपल, आई थिंक अपग्रेड्स और रिकवरीज के कारण जीएनपीएस हैव कम बिलो 19%। एसएमई पूल की बात करें
तो दैट इज अराउंड 3.5, स्लिपेजेस का रेशियो 2.5% के आसपास है। तो अगर बाकी के बैंकों के साथ आप तुलना करें तो येस, आई थिंक एसेट क्वालिटी प्रेशर्स अभी भी आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट है। देयर आर नो डाउट इंप्रूविंग ओवर द लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स, जिससे मार्जिन्स, फंडिंग कॉस्ट, निम्स इस पे प्रभाव आ रहा है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक डेफिनेटिव आई थिंक एक स्टेप होनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक हमेशा अगर टू एंड फ्रो होगा तो शायद ये स्टॉक सिर्फ रिएक्ट करता है एंड देन इट फिसल्स आउट। तो अगर डेफिनेट मूव आया तो डेफिनेटली आई थिंक थोड़ी इंटरेस्ट आएगी, बट फाइनेंशियल्स डेफिनेटली आर वीकर कंपेयर टू द रेस्ट, इसलिए आई थिंक इसमें मैं ट्रेडिंग मूव्स ही मानता हूँ अभी भी। आई थिंक फंडामेंटल्स अभी भी काफी वीक है।